क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? वेरी गुड। चलो, सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून। सो कैसे लग रहा है? 2-3 कितने हो गए? 2 लेक्चर्स हो गए ना? ओके। फील आ रहा है एग्जीक्यूटिव का, या फील बहुत ज्यादा ही आ रहा है? थके नहीं हो ना? और 5-6 घंटे पढ़ सकते हैं आराम से, आ जाते हैं। गुड 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 गुड। चलो, सो दोस्तों, सुबह 2 इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट डिस्कस होने के बाद आज का थर्ड सब्जेक्ट जिसके साथ आप करोगे शुरुआत। जिंदगी में आप कुछ चीजें पहली और आखिरी बार करते हो, उसमें से ये एक सब्जेक्ट है जो आपकी जिंदगी में पहली और आखिरी बार होने वाला है, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पाटिल जी ध्यान दो, ध्यान दो। दोस्तों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ना, इसके पहले कभी आपने ये सब्जेक्ट को पढ़ा है, ना इसके बाद आप शायद इस सब्जेक्ट को कभी पढ़ोगे। वैसे अकाउंट्स का जो सब्जेक्ट था वो आपने इसके पहले 11th और 12th स्टैंडर्ड में अकाउंट्स वाला सब्जेक्ट पढ़ा था। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बच्चों को अपनी छोटी आयु में नहीं पढ़ाया जाता है। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं, तो कहाँ उनको टेंशन दिया जाए कि व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या होता है, क्या नहीं, क्यों करना जरूरी है। तो ये सब तब नहीं सिखाया जाता है, रादर तब वो सिखा के मतलब भी नहीं है, क्योंकि वो उम्र न कमाने की होती है, न गवाने की होती है, न बचाने की होती है। तो इसलिए तब आपको वो उम्र कुछ और सीखने की होती है। ओके पाटिल जी, आगे पढ़ाई लिखाई सीखने की होती है, कुछ और का मतलब नहीं होता। ओके। अब दोस्तों, अब तब तो ये आपको पढ़ाया नहीं जाता ये सब्जेक्ट बिल्कुल। फिर कब ये ग्रेजुएशन में भी, बेकाम में भी कभी पढ़ाया नहीं। आई डोंट थिंक सो बेकाम में फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो ये सब्जेक्ट बहुत ही, लेकिन बहुत जबरदस्त सब्जेक्ट है, मस्त सब्जेक्ट है। जिंदगी में कभी तो एक बार आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है। क्यों क्यों क्यों? अब ये इंस्टीट्यूट ने सब्जेक्ट पढ़ाने के पीछे वजह क्या है? लोग कमाते हैं, लोग कमाते हैं, ठीक है। बहुत आजकल की लोगों की कमाई भी बहुत अच्छी खासी हो चुकी है, लेकिन कमाने के बाद आगे क्या, बहुत कम लोगों को पता होता है। यानी कमाने के बाद कुछ लोग बचाते हैं, सेविंग्स करते हैं, और हिंदुस्तान की मैक्सिमम आबादी जो है, जनता जो है, ठीक है, आप सभी लोगों के कंट्रीब्यूशन से जो देश की आबादी 136 करोड़ अभी है, वो आगे जाके 150 करोड़ के आसपास तो चली जाएगी। तो अब ये 150 करोड़ की आबादी का देश जो बनेगा भविष्य में, ओके, उस देश में मैक्सिमम लोग मंदिर मस्जिद पे पत्थर फेंकने के अलावा भी कुछ जिंदगी में अच्छी चीजें करने लायक होती हैं, ठीक है। बस, तो जो भी है, सभी लोगों ने ऐसा नहीं बनना चाहिए, थोड़ा समझदार बनना चाहिए। तो इसके लिए आपको कुछ अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। देश में अभी जो भी चल रहा है माहौल बिल्कुल वो एक्सेप्टेबल नहीं है, जो भी चल रहा है बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, लेकिन जो भी है, लेट्स नॉट गो इनटू दैट, लेट्स कम बैक टू आवर सब्जेक्ट। तो दोस्तों, दिक्कत क्या होती है ना, लोग पैसा कमाते हैं, लोगों के पास पैसा बहुत सारा आ जाता है। पैसा आने के बाद उसका आगे क्या करें, बहुत लोगों को ये समझ नहीं होती है। समझ क्यों नहीं होती? कभी, क्योंकि इसके बारे में कोई पढ़ाती नहीं बच्चों को कि हाँ चलो आपने पैसा कमाया, लेकिन आगे क्या करें। तो क्या करते हैं लोग, क्या गाड़ी खरीदेंगे, महंगी वाली गाड़ी खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, फर्नीचर बनाएंगे, उड़ा देंगे पैसा। और बहुत लोगों के पास ऐसे, देखो, पैसा ऐसा चीज है कि जो हमेशा लाइफ टाइम आपके पास आते रहेगा, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं, ठीक है। आप अभी कम से कम 20 साल के तो होंगे, मिनिमम 20 ईयर्स ऑफ एज आपकी अज्यूम करता हूं मैं, 20 साल तक, 19, ओके, आई एम सॉरी दीजिए, 19 ईयर्स, ओके। 19 साल या 20 साल के, आप जो भी हो, 20 साल में अभी तक कुछ कमाया है आपने? नहीं कमाया, ओके। इसका मतलब पहले जिंदगी के 20, 22, 25 साल तक हम कुछ कमाते नहीं, ओके। तो 60 साल की आयु में से 25 गए, ओके। उसके बाद नेक्स्ट थिंग, क्या आप जॉब करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है, जो भी पैसा कमाने के लिए आगे जाके भविष्य में करोगे, मरते दम तक पैसा कमाते रहोगे, या कभी तो ऐसा दिमाग में सोचा होगा कि मुझे रिटायर होना है? रिटायर होने का सोचा होगा, भले ही अभी कमाना शुरू नहीं किया, लेकिन रिटायर कब होना पहले से डिसाइड कर दिया है। ओके, चलो अच्छी बात है। कब रिटायर होंगे आप आपकी जिंदगी में, जीवन में?
कोई एज, स्पेसिफिक एज डिसाइड किया होगा? कब तक एज पैसा कमाते रहने का काम है? देयर हैज टू बी सर्टेन लिमिट एट सर्टेन एज। ऐसा भी नहीं है कि 65-70 की एज में रिटायर हो गए तो फिर तब माउंट एवरेस्ट चढ़ने की कोशिश कर रहे हो। वो इसमें मिलता है ना, वो जतरा में माउंट एवरेस्ट इतना वाला छोटा घर है, वो चढ़ पाओगे, उससे ज्यादा माउंट एवरेस्ट आप नहीं चढ़ सकते। बुढ़ापे में क्या ही कर पाओगे आप? कुछ नहीं हो सकता। क्यों पाटिल जी? ओके, तो सही उम्र क्या है? सही उम्र क्या है? हाँ, तो कई कई 40, 45, 50 की एज में आपने रिटायर होना चाहिए। कमाना शुरू करोगे 25 की एज में, रिटायर होंगे 50 की एज में, तो कितने साल कमाओगे? 20-25 साल। 25 साल में जो पैसा कमाओगे, अगर वो कमाया और उसी 25 साल में उड़ा दिया तो रिटायर हो पाओगे समय पे? नहीं। तो दिस इज द प्रॉब्लम इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन दिस कंट्री। ठीक है, ये आपका नहीं, कई सारे लोगों का प्रॉब्लम है। ठीक है, पैसे कमाते हैं, जैसे आपके भी पेरेंट्स बहुत सारा पैसा कमाते होंगे, लेकिन किसी ना किसी कारणवश खर्च हो जाता है, वो पैसा बचता नहीं है। या बचाने की कोशिश भी, बहुत बार पैसा बच सकता है लेकिन बचाने की कोशिश नहीं की जाती। ठीक है, अगर बचाते भी है तो उसको ग्रो करने की कोशिश नहीं की जाती। मैक्सिमम इंडियंस व्हाट दे डू, इफ दे अर्न मनी, इफ दे सेव मनी, व्हाट दे डू, ठीक है, पैसा जाता है फिक्स्ड डिपॉजिट में। हिंदुस्तान में एक कॉमन चीज जो सब लोग करना जानते हैं पैसों के साथ, वो है एफडी। क्यों? एफडी बैंक में की जाती है, और बैंक जो है वो बहुत सुरक्षित है। बैंक में पैसा सुरक्षित होता है, बस इतना ही अपने माँ बाप को पता था, अपने माँ बाप के माँ बाप को भी इतना ही पता था। वो सबको यही बताते गए और अपने को भी यही, बेटा पैसा, बेटा या बेटी, जब भी आप पैसा कमाना शुरू करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि बच्चों एफडी करो, पैसा खर्च मत करो, एफडी करो। ठीक है बाबा, एफडी करेंगे। एफडी के ऊपर कितना रिटर्न मिलेगा आपको? 5% एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब जब आप कमाना शुरू करेंगे तब कितना रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, उल्टा कम हो जाएगा। ओके, इस देश में इन्फ्लेशन का रेट कितना परसेंट है? इन्फ्लेशन, ठीक है, जो गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इन्फ्लेशन का रेट है 7 to 8%। ठीक है, भले उसके से ज्यादा ही होता है, लेकिन गवर्नमेंट जो अनाउंस है वो 7 से 8% है। ठीक है, तो बताओ दोस्तों, महंगाई का रेट 7% और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, यानी महंगाई जितने रेट से बढ़ेगी, क्या आपकी पैसों की ग्रोथ उतने परसेंट से होगी या उससे कम परसेंट से? इसका मतलब आपने जो पैसा बचाया है वो कुछ काम का नहीं है, वो आपको सही मायने में रिटर्न नहीं दे पाएगा। सो दिस इज द problem with all the people of this country. They are not aware about the money that they are going to save. They are not aware about the fact where to invest, how to invest and how to grow the money. Okay, so इसलिए ये सब्जेक्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन ये सब्जेक्ट बहुत कम लोगों को पता होता है, बहुत कम लोग इसके बारे में सोचते, समझते, पढ़ते हैं। ठीक है, सो पैसे का ज्ञान कोई नहीं देता है इस देश में। ठीक है, सो एक ही सब्जेक्ट देता है, वो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिससे आपको वंचित रखा जाता है। इस वजह से इस देश में, क्या पूरी दुनिया भर में, केवल 5% जनता ऐसे है जिसके पास दुनिया की 95-95% वेल्थ है। 5% of the people of the entire world, they hold 95% of the wealth of the entire world। यानी दुनिया में जितनी भी वेल्थ है, जितनी भी एसेट्स है, जितना भी पैसा है, उसमें से 95% पैसा सिर्फ कितने लोगों के पास है? 5%। क्यों? क्योंकि पैसों का इस्तेमाल किस प्रकार से करना चाहिए उसका ज्ञान, उसकी पढ़ाई लिखाई केवल ये 5% लोग करते हैं। बाकी जो 95% है वो क्या करते हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इंजीनियरिंग, और कुछ बचते हैं वो आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। करने के लिए कुछ बचा नहीं, चलो रास्ते पे, कभी भगवा पकड़ो, कभी हरा पकड़ो झंडा और घूमो, बस। क्या है, पॉलिटिशियन लोग अपने पब्लिक को बेवकूफ बनाते रहते हैं और अपन बेवकूफ बनते रहते हैं, वही करते हैं, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। दिस सब्जेक्ट बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो न केवल ये सब्जेक्ट आप सीखो, आपकी आईसीएसआई चाहता है, बल्कि आप आपकी जिंदगी में इसका एप्लीकेशन भी करो। पैसा कमाना अलग बात होती है, सेव करना अलग बात होती है, और उसका सही इन्वेस्टमेंट करना अलग बात होती है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए ये सब्जेक्ट पहले आपको सीएस प्रोफेशनल में था। द सब्जेक्ट वाज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ सीएस प्रोफेशनल। लेटर ऑन इट वाज ब्रॉट इनटू सीएस एग्जीक्यूटिव। कई सालों तक ये सब्जेक्ट सीएस प्रोफेशनल में चला, लेकिन फिर सीएस प्रोफेशनल तक पहुंचने वाली जनता कम हो जाती है। जैसे 100 में से
100 के 100 बच्चे, या हो सकता है 100 बच्चे अगर CSET की एग्जामिनेशन दे तो ICSI का बस चले तो 100 बच्चे एग्जामिनेशन देंगे तो 125 बच्चों को भी पास कर सकता है CSET में। लेकिन कोई बात नहीं, फिलहाल तो 100 में से 80-90 बच्चे CSET क्लियर कर देते हैं और उस 90 में से एग्जीक्यूटिव क्लियर करने वालों की संख्या 30 हो जाती है और वो 30 में से भी प्रोफेशनल क्लियर करने वालों की संख्या 20 हो जाती है। तो जितने 100 बच्चे अगर CS कर दे तो 20 ही बच्चे प्रोफेशनल तक पहुंच जाते हैं। और इसका मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पुराने सिलेबस में केवल 20 बच्चे पढ़ते थे। तो इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं चाहता था, इंस्टीट्यूट चाहता था कि बच्चा सारे मैक्सिमम बच्चा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़े, ताकि भले ही ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आप पास हो फेल हो बात की बात है, एटलीस्ट दिस नॉलेज विल हेल्प यू आउट इन योर एंटायर लाइफ। ठीक है, इसलिए इंस्टीट्यूट ने ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया ये सब्जेक्ट का। और वैसे भी देखा जाए तो आपके CS कोर्स का कोई संबंध नहीं है, बट ओनली एंड ओनली फॉर द सोल ऑब्जेक्टिव फॉर योर पर्सनल डेवलपमेंट दिस सब्जेक्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, सो नहीं तो बच्चों को कमाना जानते हैं, बचाना और निवेश करना बिल्कुल जानते नहीं है, ये इंस्टीट्यूट को पढ़ाना था। अब और सिलेबस में इंस्टीट्यूट चेंज ला रही है, बोल रहे हैं अगले साल से फिर से सिलेबस बदल रहा है, 2023 के बाद से एंड 2024 से सिलेबस बदल रहा है, जिसमें ठीक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का सब्जेक्ट दोनों मर्ज कर रहे हैं। ओके, हटा नहीं रहे, ठीक है, जहां तक हटाना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हटा दिया तो फिर से गड़बड़ हो जाएगी, कहाँ पढ़ेंगे बच्चे, ठीक है, सो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये सब्जेक्ट वाकई इंटरेस्टिंग है। इस सब्जेक्ट में क्या क्या है मैं आपको बता दूं। दिस सब्जेक्ट हैज बीन डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, वन इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड द अदर वन इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा यानी इसमें प्रैक्टिकल एज वेल एज थियरी दोनों है, ठीक है, दिस इज फॉर 60 मार्क्स एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कंप्लीटली थियरी है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में और मैनेजमेंट आपने पढ़ा होगा अगर ओएम था, कुछ ओएम नाम का सब्जेक्ट था आपको 12th में, ओसी था, ओके, ओसी नाम का सब्जेक्ट था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, उसमें थोड़ा बहुत मैनेजमेंट का पढ़ा होगा आपने। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा और इन डिटेल है, ठीक है, ये मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट है, वो यहाँ पे पढ़ना है, थियरी है उसमें, मैनेजमेंट की थियरीज वगैरह 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 दी है, बहुत सारी चीजें दी है। यानी ये क्यों दिया आपको, ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट क्यों दिया वो भी बता देते हैं। मैनेजर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कंपनी लॉ में, है ना। तो दोस्तों क्या होता है कि यू आर गोइंग टू बिकम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ की मैनेजर पर्सनल्स, KMPs, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ आप मिलके, उनके साथ मिलके यू आर गोइंग टू मैनेज द कंपनी। तो एग्जैक्टली डिसीजन मेकिंग कैसे होता है, ठीक है, मैनेजमेंट एग्जैक्टली कैसे ऑपरेट करता है, ठीक है, इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। इसके लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नाम का एक सब्जेक्ट आपको इंट्रोड्यूस करके रखा था, लेकिन इंस्टीट्यूट को अब लग रहा है कि बच्चे बहुत ज्यादा समझदार हो चुके हैं और बहुत ज्यादा शार्प हो चुके हैं, 1-2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेने के बाद उनको सारी स्किल्स पता चल जाती हैं, इसलिए नए सिलेबस में वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हटा रहे हैं। एट प्रेजेंट है अपने को पढ़ना है, लेकिन न्यू सिलेबस में सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट रख रहे हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हटा रहे हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कंप्लीटली थियरी है, ठीक है। अब आपके लिए फायदा है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 40 नंबर का आता है, आसान है पासिंग के लिए, ठीक है। सो इसके लिए अगर ये हटाएंगे तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे नुकसान है, सिलेबस की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बच्चों का बर्डन थोड़ा कम हो जाएगा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। लेकिन जितना भी अभी तक आपने जितने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसमें आपने देखा है हर एक सब्जेक्ट कंप्राइजेस ऑफ 2 सब्जेक्ट्स। टैक्स में जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, भले ही बोलते एक सब्जेक्ट है लेकिन ये एक है या 2 है। अकाउंट्स में, ठीक है, अकाउंट्स अलग है, कॉस्टिंग अलग है, यानी एक सब्जेक्ट में 2। वैसे यहाँ पे भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट अलग है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अलग है, लेकिन कंबाइन करके एक साथ दिया। तो यही इंस्टीट्यूट की खासियत है, बोलने के लिए बोलते हैं सिलेबस कंप्राइजेस ऑफ 8 सब्जेक्ट, बट इट इज एक्चुअली नॉट 8 सब्जेक्ट, इट इज एक्चुअली 16 सब्जेक्ट्स, ठीक है। बस बच्चों को 16 बोलेंगे तो डर जाएंगे, तो 8 बोलेंगे तो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन आता है उसमें, फिर पार्ट ए पार्ट बी खेलते रहो। ओके, कोई बात नहीं, चलो। सो ऑनलाइन वाले भी इन द मीनवाइल ज्वाइन हो चुके हैं, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। ओके, सो आर्यन जी, हर्षिल, अंजलि जी, बहुत लंबी लिस्ट है, प्रिंसी, निकिता, सबका नाम नहीं ले सकते, लिविशा जी, अटुल पांडे जी भी यहाँ पे हैं, प्रियांशु जी है, शिवम झा जी, आयुष जी, सभी को गुड आफ्टरनून। चलो लेट अस बिगिन। सो FM कितने का है? 60 नंबर, और SM कितने का है? 40 नंबर। शुरुआत किससे करेंगे? FM से, ठीक है, 60 नंबर का। अब ये FM इतना इंटरेस्टिंग यहाँ पे, यानी बहुत दिलचस्प है FM। इसमें आप कंपनियों का, बिजनेसेस का फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने वाले हो, ठीक है। देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस का अलग होता है और पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट अलग होता है। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, रादर मैक्सिमम टॉपिक्स ऐसे हैं जो बिजनेस का फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाएंगे, और एट द एंड कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आपको पढ़ाएंगे।
ठीक है, 2-3 टॉपिक्स है जिसमें आप खुद का फाइनेंस कैसे मैनेज करना है ये आप सीखने वाले हो। ओके, सो इंटरेस्टिंग है। और कुछ कुछ लोगों को रुचि होती है स्टॉक मार्केट में निवेश करने की। तो स्टॉक मार्केट में निवेश करते वक्त क्या किस प्रकार का आपको ज्ञान होना चाहिए, ये भी इस सब्जेक्ट से आप समझ सकते हो। ठीक है, सो एग्जैक्टली किसी भी सिक्योरिटी को, किसी भी बिजनेस को कैसे एनालाइज किया जाता है, उसका वैल्यूएशन फेयर है या नहीं, कौन सा शेयर किस दाम पे खरीदना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, इसका एक ब्रीफ आइडिया आपको इस सब्जेक्ट के द्वारा मिलेगा। तो ये सब्जेक्ट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ना ही है, लेकिन उसके अलावा भी अपना खुद का भी बेनिफिट इसमें आप ढूंढ सकते हो। आप ये सब्जेक्ट पढ़ के कुछ ना कुछ जरूर सीख जाओगे। ओके, चलो, सो सब्जेक्ट शुरू करने से पहले डीमैट अकाउंट आप में से कितने लोगों के हैं? डीमैट अकाउंट 1 2 3 4 5 6 लोग। सब्जेक्ट खत्म होने के बाद इसकी संख्या तकरीबन 60% हो जाती है। तो अब इतने बच्चों में से केवल 4 से 5 बच्चों का, यानी कि हम कह सकते हैं सिर्फ 5% बच्चों का डीमैट अकाउंट है। क्यों डीमैट अकाउंट खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी? क्योंकि शेयर्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। शेयर्स के बारे में हम एक ही चीज जानते हैं, ये सट्टा है। माँ बाप बोलते हैं इसमें पैसा डालने के बाद पैसा डूबता है, पैसा कभी आता नहीं है। कोई भी शेयर मार्केट में निवेश करके रईस बना नहीं है, दूर रहो इससे। ठीक है, ये धारणा है। क्या ये धारणा सही है या गलत है, ये तो पूरा सब्जेक्ट पढ़ने के बाद ही समझेगी। किसी के ऊपर भरोसा तब रखो जब उसको आप अच्छे से समझ चुके हो। बिना समझे किसी के ऊपर भरोसा रखना नहीं। मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। तो सब्जेक्ट पूरा समझो, और समझने के बाद अगर आपको लगता है वाकई ये सट्टा नहीं है, तो जरूर आपने, ठीक है, बाद में डीमैट अकाउंट ओपन करना है। ओके, चलो, सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो 60 नंबर का आता है, इसमें से 30 से 40 नंबर प्रैक्टिकल होता है, 15 से 20 नंबर का थियरी होता है। तो मान के चलो एफएम में 60 में से 20 नंबर का थियरी है, और ये पूरा 40 नंबर का थियरी है। तो 40 प्लस 20 टोटल थियरी कितना है? 60 नंबर का थियरी है। पासिंग की टेंशन मत लो। नहीं तो कुछ लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल है, न्यूमेरिकल है, सॉल्व कैसे करें। ठीक है, और एक मिसकंसेप्शन क्लियर करने का रह गया, इसमें मैथमेटिक्स है क्या? मैथ्स मैथ्स है ना, इसमें मैथ्स आना बहुत जरूरी है। मैथ्स में 4 फंक्शंस है, वो आपको आना जरूरी है। इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव्स, प्रोबेबिलिटी, पढ़ा है ना बचपन में। ये बेसिक है, ये आना जरूरी है। नहीं आता तो आपको एफएम नहीं आएगा। इंटीग्रेशन आता है, ऐसे ऐसे कर देते हैं। ओके, साइन कॉस थीटा पता है आपको? ये आता है ना सब? नहीं आता ये? नहीं आता है? आया है थोड़ा, डरो मत, ये कुछ नहीं है। ओके, सो आपको 4 फंक्शन आना जरूरी है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन। बस ये 4 चीजें क्या होती है अगर आपको पता है, आप खुश हो गए। देखो अभी हंसने लगे, हाँ, टेंशन में आ गए तो 2 मिनट के लिए। ओके, सो टेंशन मत लो, यहाँ पे मैथमेटिक्स का कुछ भी नहीं है। बस ये 4 फंक्शन अगर आपको आते हैं तो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बल्ले बल्ले, टेंशन लेने की जरूरत। ठीक है, सो नहीं तो फिर बहुत सारे लोग डराते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से, तेरे मैथ्स वीक है तो तेरे को एफएम नहीं आएगा है। ठीक है, मैथ्स वीक का मतलब प्लस माइनस करने को नहीं आता है क्या? कैलकुलेटर है, दबाने का हो गया काम, क्या ही करने का है प्लस माइनस। ओके, सो बहुत आसान है, उतना सीख जाइएगा सब कुछ आ जाएगा। और एसएम में तो कुछ कैलकुलेशन नहीं है, 40 नंबर का थियरी, पूरा का पूरा थियरी है। सॉल्व करते हो, किसको सॉल्व करेंगे एग्जामिनेशन में, पेपर में? एफएम और एसएम का पेपर ऐसा रहेगा आपका, जो 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में कवर हो जाता है। इसका मतलब ऐसे नहीं है कि 2 घंटे में निकल जाए, ऐसे नहीं। आराम से रीड करो, आराम से सॉल्व करो। ठीक है, पेपर काफी इजी होता है। ओके, नॉट ओनली दैट, सबसे कम सिलेबस 8 सब्जेक्ट में अगर किसी सब्जेक्ट का है तो इस सब्जेक्ट का है। नंबर ऑफ टॉपिक्स लिमिटेड 8 सब्जेक्ट में। ठीक है, सबसे लेसर सिलेबस इज इन दिस सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट भी छोटा, यानी सिलेबस भी लिमिटेड है, स्कोरिंग भी अच्छा है, एग्जामिनेशन में पेपर भी अच्छा आता है, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। शुरुआत करेंगे पार्ट 1 से। पार्ट 1 फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिख के रखा है ना, FM 60, SM 40। ये तो बाद में पूछते एग्जामिनेशन के एक दिन पहले, सर FM कितने मार्क्स के लिए? सो सो लिख के रखो, याद रखो, क्योंकि मॉड्यूल 1 में मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर 50-50, लेकिन यहाँ पे 60-40 है। ओके, 60 FM, 40 SM। ऑनलाइन वालों कोई क्वेरी है तो पूछ लो।
चलो, क्या हम शुरुआत कर सकते हैं? बोलते ही नहीं है लोग। चलो शुरुआत करते हैं फिर। सो ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये जो सब्जेक्ट है, इसमें सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ स्मॉल टॉपिक। ओके, अब ये स्मॉल टॉपिक जो है ना, बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता है। किसमें आता है? बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। टॉपिक का नाम है दोस्तों टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्या नाम है टॉपिक का? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ओके, सो दिस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल। जब भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा जाता है ना, ठीक है, सो सबसे पहली चीज जो पढ़नी है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ओके, सो इसमें दो चीजें हैं, एक टाइम और एक मनी। इसमें से कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, टाइम या मनी? जिसके पास मनी नहीं है उसके टाइम की कोई कीमत नहीं होती है। ओके, सो हाँ, सो दोनों भी इक्वल इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे कि समय इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल समय तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी का समय इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन देखिए, अगर हम फाइनेंस की अगर बात करें तो उसके समय को ज्यादा कीमत दी जाती है जिसके पास पैसा ज्यादा है। सो दोनों भी बहुत ज्यादा इक्वल इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सब लोग सीएस क्यों कर रहे हो सर? नॉलेज पाने के लिए। झूठ कितना बोलोगे? हाँ, ठीक है, यहाँ पे बैठा हुआ हर एक इंसान वही चाहता है, गांधी जी, और वो भी ब्लू ग्रे नहीं, डायरेक्ट पिंक कलर के गांधी जी चाहते हैं। ठीक है, सो उस चाहत वाले लोग सामने बैठे हैं मेरे। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पैसा कमाना बिल्कुल बुरी बात नहीं है। सो पैसा कमाना चाहिए, ठीक है। मनी इज नॉट एवरीथिंग बट मनी कैन बाय मोस्ट ऑफ द थिंग्स, है ना? ओके, सो ऐसे लोग कहते हैं। ओके, चलो अब धीरे धीरे हर एक चीज के बारे में समझना शुरू करेंगे। दोस्तों, व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी? वेदर वेदर वैल्यू ऑफ मनी रिमेन्स सेम और इट चेंजेस। पैसों की कीमत सेम रहती है। पहले तो पैसों को वैल्यू होती है, मनी हैज वैल्यू। ओके, वैल्यू का मतलब क्या है? कीमत, which can be quantified, okay, which will help you to buy something or which will help you to gain money after selling something। कोई भी ऐसी चीज जो खरीदने के बाद आपको पैसों की जरूरत पड़ सकती है या बेचने के बाद जिससे आपको पैसे मिल सकते हैं। ओके, चलो, तो जनरली पूरी दुनिया भर में रादर किसी भी चीज का वैल्यूएशन मॉनेटरी टर्म्स में होता है, नॉन मॉनेटरी टर्म्स में तो वैल्यूएशन कोई करता नहीं है। मोस्ट ऑफ अस वैल्यू एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। चलो, सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये जो कॉन्सेप्ट है, इट टॉक्स अबाउट द वैल्यू ऑफ मनी अलॉन्ग विथ टाइम। ठीक है, वैल्यू ऑफ मनी अलॉन्ग विथ टाइम। जैसे समझो, अगर मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आपके पास 1 लाख रुपीस आज की तारीख को है, आज की तारीख को आपके पास कितना रुपया है? 1 लाख। कुछ लिखना नहीं, बस आपने सिर्फ टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर 1 बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में टाइम वैल्यू ऑफ मनी लिख के छोड़ देना है। ठीक है, नहीं तो नहीं लिखा होगा तो बाद में लिख देना, मैं डिक्टेट कर दूंगा। अभी फिलहाल बस समझ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, 100% कंसेंट्रेशन होना जरूरी है। ओके, यहाँ पे किसी ने जवाब दिया है, वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ मनी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेरी गुड, अखिल जी कह रहे हैं। चलो अब समझ लेते हैं चीजों को। समझो आपकी जेब में 1 लाख रुपया है। आपकी जेब में कितना है? 1 लाख रुपया है। आज की तारीख है, कितनी तारीख है आज की? 15। ओके, 15 जून 2022 ये आज की तारीख है। ठीक है, आज आपके पास 1 लाख रुपया है। अगर बैंक में जाके ये 1 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट करते हो, फिक्स डिपॉजिट के बारे में सभी को पता है इसलिए मैं फिक्स डिपॉजिट का एग्जांपल ले रहा हूं, और वो बैंक का नाम है, समझो, एसकेएसबी बैंक। एसकेएसबी, इसके बारे में आपने नाम सुना ही होगा इस बैंक का। बैंक का नाम है सोपान काका सहकारी बैंक। ठीक है, सो एक्चुअली ये बैंक है। ठीक है, अगर आप सर्च करोगे तो मिल जाएगी आपको एसकेएसबी। ओके, इसकी ब्रांच यहाँ पे नवीपेट में भी एक ब्रांच है। ओके, सो आपको क्या लगा मेरी बैंक नहीं हो सकती? कैसे लोग हो? ओके, सो ओके, नहीं मेरी नहीं हो, मजाक कर रहा हूँ। ओके, सो बैंक का नाम है सोपान काका सहकारी बैंक। अब उस बैंक में जाके, कोऑपरेटिव बैंक है। ओके, सो उस बैंक में जाके अगर आप एफडी करोगे तो कोऑपरेटिव बैंक्स में जनरली एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। बाकी बैंक्स में, प्राइवेट बैंक्स या फिर नेशनलाइज बैंक में जाओगे तो एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 5 या 6% है, तो उन कोऑपरेटिव बैंक्स में जाओगे तो वहां पे आपको एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%, 8% ऐसा ज्यादा रेट से इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, इसका मतलब कोऑपरेटिव बैंक में जाके एफडी करने की सलाह मैं बिल्कुल आपको दे नहीं रहा।
because cooperative sector in India is under the influence of ठीक है many नेतास, ठीक है, यस पॉलिटिशियंस, ठीक है, सो उसमें बहुत गफला हो जाता है, ओके, और इसके वजह से पैसे बर्बाद भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार की कोई सलाह मैं नहीं दे रहा हूं, सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने दिया है। चलो, सो 1 लाख रुपए की आपने एफडी की है जिसके ऊपर 7% पर एनम से इंटरेस्ट मिलने वाला है। कितना परसेंट से इंटरेस्ट मिलने वाला है? 7। तो मुझे आप बताएंगे, अगर 15 जून एग्जैक्टली एक साल के बाद 15 जून 2023 को, यानी आप 15 जून 2022 को बैंक में जाके 1 लाख रुपीस का एफडी किया था एक साल के लिए, एक साल के बाद अगर आप फिर से बैंक में जाओगे और बैंक से आपका पैसा वापस मांगोगे, तो क्या बैंक आपको 1 लाख रुपया ही वापस देगा या उससे ज्यादा पैसा वापस देगा? कितना पैसा वापस देगा बैंक? 1 लाख या 1,07,000? 1,07,000। तो दोस्तों, ये 1 लाख रुपया जो आज की कीमत थी, यानी 15 जून 2022, इसको कहते हैं, आज की वैल्यू को हम हमारी भाषा में कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। क्या कहते हैं? और ये जो आपको एक साल बाद जो मिलने वाली है उस वैल्यू को क्या कहते हैं? फ्यूचर वैल्यू। इसका मतलब क्या पैसों की वैल्यू सेम रहती है या चेंज होती है? किसके साथ चेंज होती है? समय के साथ। तो दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस अलोंग विद टाइम। अब जनरली वो चेंज पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? यानी पैसों की वैल्यू बढ़ेगी या पैसों की वैल्यू कम होती होगी? क्या लगता है आपको? हाँ, वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीजेस डिक्रीजेस, क्या होगा? कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी और कौन सी वैल्यू कम होगी? फ्यूचर वैल्यू। जैसे चलो सिंपल सा और थोड़ा सा एलोबरेट करके पूछता हूँ, समझो बैंक में जाके एफडी किया, सोपान का सरकारी बैंक में ही आए, 1 लाख रुपए का एफडी किया, और एफडी करते वक्त मैं ही वहां पे प्रेजेंट था, ठीक है, मैंने बोला 1 साल का एफडी कर रहे हो, अच्छी बात है, 1 साल बाद आना और 95,000 वापस लेके जाना है। आप बोल रहे हो सर क्या बात कर रहे हो, हम तो 1 लाख दे रहे हैं, हम आप मुझे 1 साल के बाद कितना वापस देने वाले हो? 95,000। तो आप एफडी करोगे? अब सर 1 मिनट, 1 लाख रुपए वापस दो ना, मैं बाद में आता हूँ ना सर, थोड़ा अर्जेंट कॉल है सर, आई विल कम अगेन, ठीक है, आओगे दोबारा बैंक में एफडी करने के लिए? तो मुझे बताइए, फ्यूचर में जो आपको पैसा मिलना चाहिए कम मिलना चाहिए या ज्यादा? एग्जैक्टली दोस्तों, तो फ्यूचर वैल्यू ऑलवेज हैज टू बी ग्रेटर देन द प्रेजेंट वैल्यू। दिस इज द नॉर्मल रूल ऑफ मनी। Then only the value of money will remain. Then only people will invest. Else people won't invest. अगर 1 लाख के बदले 1 लाख ही मिलेगा या 1 लाख से कम मिलेगा, तो बताओ बैंक में जाके एफडी करोगे? नहीं करोगे। तो हमेशा कौन सी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए? फ्यूचर। कौन सी वैल्यू कम होनी चाहिए? और ये होता है डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज की केस में। जो देश जिनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है, जैसे एट प्रेजेंट ये हो रहा है एक देश में, यस, श्री की लंका, पूरी लंका लग चुकी है इनकी, आगे नाम के साथ ही लंका लग चुकी है, पूरे बर्बाद हो चुके हैं। इस देश में अगर कोई बैंक में एफडी करते हुए 1 लाख की, तो वापस 1 लाख मिलेंगे? मिलेंगे भी या नहीं सर, इसकी कोई गारंटी नहीं, 1 लाख छोड़ दो, ठीक है। ये किस कंट्रीज के साथ होता है? जिनकी इकोनॉमी, ठीक है, खत्म होने को आई है, ठीक है। सो ऐसे कुछ कुछ कंट्रीज हैं, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज ऐसे हैं, ठीक है, नाउ दे आर गोइंग इनटू बैंकरप्सी एज गुड एज लाइक दैट, ठीक है, इनकी इकोनॉमीज अप फॉर सेल। श्रीलंका को तो हम बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, इनका तेल यानी ऑयल, क्रूड ऑयल, वहां पे पेट्रोल डीजल जो चाहिए होता है वो अपन सप्लाई कर रहे हैं, अनाज अपन सप्लाई कर रहे हैं, श्रीलंका को आर कंट्री सपोर्टिंग, ओके। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो फिर ऐसे कंट्री के पैसों की वैल्यू डिग्रेड हो जाएगी, ठीक है, वैल्यू बढ़ने के बदले वैल्यू कम हो जाएगी, ओके। तो ऐसा यानी पढ़ाते वक्त ऐसा नहीं कि हमेशा पैसों की वैल्यू बढ़ेगी, पैसों की वैल्यू कम भी हो सकती है, सब्जेक्ट टू अदर कंडीशंस। अगर आपकी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती है, तो इकोनॉमी कोलैप्स होने के बाद, ओके, और एक चीज, मनी इज, अब जो रुपी है, रुपी इज नोन एज करेंसी, बराबर, ठीक है, बट प्रैक्टिकली इट इज ए कमोडिटी। करेंसी जो है, ठीक है, उसको करेंसी कहने के बदले फाइनेंस उसको कमोडिटी मानता है। क्या मानता है? कमोडिटी। क्योंकि वैल्यू, कमोडिटी का मतलब गुड्स जैसे है, ठीक है, जैसे गुड्स की वैल्यू फिक्स रहती है या चेंज होती है? डिमांड एंड सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई बचपन पढ़ा था, तो लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के मतलब डिमांड और सप्लाई चेंज हो जाता है तो वैल्यू चेंज होती है, वैसे ही करेंसी का होता है, करेंसी की भी एक कीमत होती है, और उसकी कीमत, अगर करेंसी की कोई वैल्यू है तो वैल्यू हैज टू चेंज, ठीक है, एज डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई।
सो दोस्तों इसलिए देखो अपना रुपी डॉलर रेट जो अनाउंस होता है रोज का रोज, वो सेम रहता है या चेंज होता है? ये रुपी डॉलर, क्योंकि यानी $1 खरीदने के लिए कुछ महीनों पहले अपने को 75 रुपीज देना पड़ता था, अब वो 77-78 रुपीज तक पहुंच चुका है। यानी $1 अब आपको कितने रुपए में मिलेगा? 78 रुपए देके। पहले $1 कितने रुपए में मिलता था? 75। तो क्या महंगा हुआ है? डॉलर महंगा। जो 75 रुपीज का डॉलर था वो अब कितने में मिलेगा? 78। कितने रुपए से महंगा हुआ? डॉलर महंगा नहीं हुआ है, रुपया सस्ता हुआ है। मतलब रुपए की वैल्यू डिग्रेड हो गई है, मतलब रुपए को भी वैल्यू है, ये मैं कहना चाहता हूं। ठीक है। सो अगर आपकी इकोनॉमी में कोई डिस्टर्बेंसेस हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर पैसों की वैल्यू डिपेंड करती है, वो हम धीरे धीरे आगे समझेंगे। लेकिन डेवलप्ड नेशन या डेवलपिंग नेशन का एक ही साइन है, उसका फ्यूचर वैल्यू शैल ऑलवेज बी मोर देन प्रेजेंट वैल्यू। तो ही ऐसी इकोनॉमी को हम कौन सी इकोनॉमी कहेंगे? डेवलप्ड या डेवलपिंग। जहां पे पैसों की वैल्यू कम होना शुरू हो गई, समझ लो आपकी इकोनॉमी कोलैप्स होने लगी है। ठीक है, जहां पे पैसों की वैल्यू कम होने लगी वैसे समझ लो आपकी इकोनॉमी कोलैप्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने से पहले आपको यह समझना जरूरी है दैट द वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस अलोंग विद चेंज इन टाइम। अब कैसे चेंज होती है और वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम दुनिया में कितने अजूबे हैं, वंडर्स ऑफ वर्ल्ड, देर आर टोटल 8 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड, जिसमें से 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड यू नो एंड 8th you are going to study the concept of time value of money। ठीक है, इसमें दो चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, एक है कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग और एक है कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंटिंग। ये काफी बेसिक्स है, इसके बाद आपका एफएम शुरू होगा, लेकिन पहले ये बेसिक समझना जरूरी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जब पढ़ना सीखते हो तो एबीसीडी सिखाया जाता है ना। ओके, सो ये एबीसीडी सीख रहे हैं हम, उसके बाद में बाकी का पढ़ेंगे अपन। चलो, कंपाउंडिंग, कोई जानता है कंपाउंडिंग इस वर्ड का मतलब क्या होता है? कंपाउंडिंग, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये समझना बहुत जरूरी है। आप सभी को ये चीज समझना जरूरी है जिंदगी में। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड एज वेल एज यू नीड टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट ने एक चीज कही थी, वॉरेन बफेट पता है ना आपको? ओके, दुनिया के सबसे समझदार इन्वेस्टर वॉरेन बफेट। ठीक है, इन्होंने कहा था इफ यू वांट टू ग्रो रिच, तो you won't become rich by earning money, you will become rich only by investing money. When your money will earn money for you, then only you'll become rich. जब आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाएगा तब आप अमीर बनोगे। ओके, इसको एकदम आसान शब्दों में समझते हैं। देखिए, अपने पास एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। कैन यू इंक्रीज द नंबर ऑफ आवर्स? ऐसे क्या अर्थ से निकल के मार्स पे जाते हैं सर, मार्स पे एक दिन इज इक्वल टू 28 आवर्स, 4 घंटा ज्यादा मिलेगा सर, सो सकते हैं अपन अपना एक्स्ट्रा। ऐसा कुछ है क्या? नहीं। ठीक है, अपने एक दिन में 24 घंटे हैं। ठीक है, चलो, पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ये सभी को पता है। चलो, सो कितने घंटे मेहनत कर सकते हो आप? एक दिन में कितने घंटे मेहनत कर सकते हो? है ना, पैसा कमाने के लिए 24 घंटे थोड़ी ना मेहनत, सोना भी तो होता है। ठीक है, और कमाने के बाद थोड़ा उसका आनंद भी लेना जरूरी है पैसों का। तो यू कैन नॉट वर्क फॉर 24 आवर्स अ डे। तो हाउ मेनी आवर्स यू विल वर्क? एट द मोस्ट 8 आवर्स, ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे काम किया। चलो, तो इसका मतलब यू कैन स्पेंड ओनली हाफ ऑफ योर डे इन अर्निंग मनी। आप कितने समय तक कमा सकते हो? केवल 12 घंटे तक। लेकिन वही अगर आपने आपके पैसों को इन्वेस्ट किया तो दैट मनी विल कीप ऑन अर्निंग इनकम फॉर यू फॉर द एंटायर 24 आवर्स। आप पैसे कमाते हो, बैंक में एफडी करते हो या किसी बिजनेस में लगाते हो। ठीक है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स खरीद लिए, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जो कंपनी है वो तो 24 घंटे काम करती रहती है। रिलायंस जियो टॉपअप सिर्फ सुबह 8 से लेके शाम के 6 बजे तक ही लोग रिचार्ज करते हैं या राउंड द क्लॉक रिचार्ज करते रहते हैं? 130 करोड़ की आबादी की देश में 40 करोड़ जियो दंदनादन यूज करता है। ठीक है, 40 करोड़ सब्सक्राइबर्स है जियो के, 35 से 40 करोड़ सब्सक्राइबर्स, 35 करोड़ सब्सक्राइबर्स अगर रिचार्ज करते हैं, हर महीने 100 रुपए का रिचार्ज करते हैं, हर महीने 35 करोड़ सब्सक्राइबर हर महीने 100 रुपए का रिचार्ज करते हैं, तो भी 3500 करोड़ का रेवेन्यू केवल जियो को मिलता है। और उसके अगर हम शेयर होल्डर बन जाते हैं तो इसका मतलब वी हैव बिकम वन ऑफ द शेयर होल्डर। तो इस ग्रोइंग बिजनेस में हमारी भी पार्टिसिपेशन है। तो अगर आपके पास पैसे है, शेयर्स खरीदोगे, तो वो कंपनी जिसके आपने शेयर्स खरीदे वो तो 24 घंटे काम करती रहती है, 24 घंटे पैसा कमाती रहती है। आप 24 घंटे पैसा कमा नहीं। तो रईस अमीर कौन बनता है? वही अमीर बनता है जिसका पैसा उसके लिए पैसा कमाता है।
ठीक है, चलो, सो दिस इज द रूल। अब ये किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग। ठीक है, किस कंसेप्ट की वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल अब आप लोग, आप लोगों को मैं लेक्चर दे रहा हूं, आपको लेक्चर देके, ठीक है, जो फीस आपसे मैं लूंगा वो मेरी इनकम है, करेक्ट? कितने लोगों को मैं लेक्चर दे सकता हूं? जो मेरे सामने बैठे हैं और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, उन्हीं को मैं लेक्चर दे सकता हूं, उनसे मैं फीस ले सकता हूं। एम आई राइट? ओके, जिस दिन मैं लेक्चर लेना बंद करूंगा, क्या मेरी ये इनकम रहेगी? ये इनकम खत्म। सर कहता है जिस दिन लेक्चर लेना बंद करेंगे आप, तो आपके लेक्चर्स हम सुन ही नहीं पाएंगे, तो हम फीस किसको भरेंगे? फीस भरेंगे नहीं, खत्म कहानी। तो देवी और सज्जनों, आई कैन अर्न इनकम बट फॉर ओनली दैट मच टाइम फॉर विच आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। जिस दिन मैं बंद हो जाऊंगा, मेरी इनकम क्लास वाली कम खत्म हो जाएगी। वही अगर मैंने, समझो मैंने आपसे जो पैसा कमाया, ठीक है, वो मैंने समझो उसका कहीं इन्वेस्टमेंट किया, वो इन्वेस्टमेंट मेरे लिए कब तक इनकम कमाएगी? लाइफ टाइम, भले ही मैं काम करूं नहीं तो नहीं। तो अगर मुझे अमीर बनना है, तो अमीर बनने के लिए मैंने क्या करना चाहिए? मैंने खुद ने मेहनत करके सिर्फ इनकम कमाते रहना चाहिए, या आई शैल सेव, इन्वेस्ट एंड माय मनी विल कीप ऑन अर्निंग इनकम फॉर? दैट इज द रियल लॉजिक, एंड बिकॉज ऑफ दिस लॉजिक द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग हैज बीन डेवलप्ड। अब समझ लेते कंपाउंडिंग का मतलब क्या। कंपाउंडिंग इज द प्रोसेस, कंपाउंड होना इसका मतलब क्या? कम होना या बढ़ना? कंपाउंड इस वर्ड का मतलब ही होता है बढ़ना। ओके, साइंस में ये वर्ड यूज हुआ था, कंपाउंड्स। ओके, सो कंपाउंड्स कब तैयार होते हैं? कुछ मिक्स होने के बाद कंपाउंड बनता है ना, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। ओके, सो वैसे ही है कंपाउंड का मतलब, यहाँ पे साइंस छोड़ दो, हम यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिस्कस करें, तो कंपाउंडिंग का मतलब ग्रो होना। ओके, सो कंपाउंडिंग इज द टेक्निक ऑफ फाइंडिंग फ्यूचर वैल्यू फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू ढूंढना, उसको क्या कहते हैं? कंपाउंडिंग। मतलब कंपाउंडिंग का मतलब क्या है? अगर आपने आज पैसा इन्वेस्ट किया, वैसे बिना इन्वेस्टमेंट का रखा तो पैसा कभी भी ग्रो होता नहीं। तो इन्वेस्ट करने के बाद, आज मैंने इन्वेस्ट किया, जिस वैल्यू को मैंने इन्वेस्ट किया, उतना ही वैल्यू मुझे फ्यूचर में मिलेगा या उससे ज्यादा? उससे ज्यादा। तो उससे ज्यादा कितना वैल्यू मिलेगा? ठीक है, सो ये बताने का काम कंपाउंडिंग की प्रक्रिया करती है। इसमें से कुछ आपने जरूर पढ़ा है। ठीक है, आपने कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ पढ़ा था क्या? ओके, बचपन में पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, चलो उसी को हम एलॉबरेट करके बताते हैं। कंपाउंडिंग में वी आर गोइंग टू डिस्कस टू थिंग्स। कंपाउंडिंग में फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो, और दूसरी चीज पढ़ने वाले हैं हम, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, ठीक है। अब डिस्काउंटिंग की टेक्निक के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इतना लिख दो, और उसके बाद आगे का डिस्कशन कर लेते हैं। फटक से छाप दीजिएगा इतना, ठीक है। सो हेडिंग तो दिया आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें चैप्टर 1 आप लिखेंगे बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और उसमें आप लिखोगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ओके, लविशा जी ने बिल्कुल सही कहा, योर मनी शैल वर्क व्हेन यू आर स्लीपिंग, देन ओनली you'll be able to accumulate wealth. Okay. अतुल जी का लिख के भी हो गया, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट निकाल दिया, ओहो, स्क्रीनशॉट निकालना बहुत, देखो पढ़ाई तब होती है जब आप आपकी किताब में लिखते हो, स्क्रीनशॉट लेने से आपका मोबाइल रईस बनता है, नॉलेज मोबाइल में जाता है, दिमाग में नहीं। मॉड्यूल 1 में कई सारे आपने स्क्रीनशॉट्स लिए होंगे जो मोबाइल में ही रहे, नोटबुक में कभी आए ही नहीं। क्वेश्चंस आए ही नहीं कभी नोटबुक में। हो गया लिख के? ओके,
चलो अब शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहले तो कंपाउंडिंग में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट, लिख के हो गया ना सभी का? ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, दैट इज कंपाउंडिंग में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद हाउ टू फाइंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ ए सिंगल कैश फ्लो। पहले तो है क्या, ये चीज समझ लेते हैं। सिंगल कैश फ्लो का मतलब क्या, सिंगल कैश फ्लो और एन्युटी, इसमें डिफरेंस क्या है? जैसे जब भी आप पहला प्रोसेस, यानी पहले थोड़ा बेसिक बता देते हैं। फर्स्ट स्टेप इज टू अर्न इनकम। जिंदगी में सबसे पहली चीज जो आप करोगे वो क्या करोगे? पैसा कमाओगे। उसके बाद क्या करोगे? पैसा जो कमाओगे, समझो आपने महीने का 50,000 रुपया कमाया, ठीक है, क्या करोगे? चलो स्टार्टिंग में बता दीजिएगा। 50,000 कमाओगे तो क्या करोगे? सबसे पहले खर्चा करेंगे और उसके बाद जो बचता है वो सेव करेंगे, ऐसा है? ओके, सो दोस्तों याद रखियो, पहले इनकम कमाने के बाद पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको कितना सेव करना है। फर्स्ट डिसाइड दिस थिंग, ठीक है। जनरली क्या होता है नौजवानों के साथ, जैसे नौजवान लोग पैसा कमाना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग का 1 साल में तो आप पहले डिसाइड करके रखा होता है जितना भी पैसा कमाऊंगा ना पूरा उड़ाऊंगा, आगे प्री डिसाइडेड होता है, ठीक है। उसके लिए वो लेना है ना, उसके लिए मम्मी के लिए, अपनी खुद की, आगे सो सब डिफाइन करना पड़ता है। आगे सो भाई साहब, जो सेव करोगे उसमें से बचा के रखना है, कुछ सेविंग्स होना है। तो पहले सेव कितना करोगे वो कैसे डिसाइड करेंगे? यू डिसाइड योर टारगेट। सबके टारगेट्स अलग अलग होते हैं। जैसे किसी को कार खरीदनी होती है, किसी को घर खरीदना होता है, व्हाटएवर। अब आपको कार खरीदनी है तो कार कितने की खरीदनी है? समझो आपने डिसाइड कर लिया 10 लाख रुपए की कार खरीदनी है, 10 लाख रुपीज की कार आपको खरीदनी है। तो 10 लाख रुपीज की कार कितने सालों में खरीदनी है? आपको कम से कम 3 साल के अंदर आपने 10 लाख की कार खरीदनी है, ऐसे आपने डिसाइड कर लिया। अब 3 साल के अंदर मेरे को अगर 10 लाख रुपए की कार खरीदनी है तो 3 साल में मेरा 10 लाख जमा होना चाहिए। ओके, 3 साल कंप्राइजेस ऑफ हाउ मेनी मंथ्स? पता नहीं सर, 36 मंथ्स। तो कैलकुलेटर है अपने पास, तो 10 lakhs डिवाइडेड बाय 36 मंथ्स करेंगे अपन, तो अपने को मिल जाएंगे, ठीक है, कितना रुपया आ गया? 27,777। इतना अगर हर महीने सेव करोगे, कितना रुपया? 27,000। हर महीने जो पगार आएगी उसमें से 27,777 रुपया सेव करके रखो। 3 साल में आपके कितने पैसे बच जाएंगे? 10 लाख। और फिर 10 लाख की अपन गाड़ी खरीद लेंगे, अगर खुद के पैसों से खरीदनी है तो, बिना लोन की खरीदनी है तो जो पगार आएगी 50,000 उसमें से पहले 27,777 सेव करो, और उसके बाद अगर कुछ पैसा बचता है जैसे कि बचेगा 22,230, कितना है 23, 22,223 रुपया बचेंगे शायद। ओके, इतना पैसा आप एक्सपेंड कर सकते हो। लोग उल्टा करते हैं, क्या? पहले खर्चा करते हो उसके बाद जो बचता है वो सेव करते हो। दिस इज द वर्स्ट स्ट्रेटेजी, नेवर डू दिस। ओके, अब ये 10 लाख रुपए का आपको दूसरा कोई चीज खरीदना होगा, नॉट नेसेसरली कार, ठीक है। यू वांट टू सेव 10 लाख फॉर बाइंग ए प्रॉपर्टी, और यू वांट टू सेव 10 लाख फॉर डूइंग समथिंग व्हाटएवर, तो फर्स्ट सेव। लेकिन अब सेविंग में भी ये गलती होती है, अपन सेव करते हैं और पैसा वैसे रखते हैं, एफडी करते हैं, नहीं। सेव करने के बाद नेक्स्ट थिंग यू शुड इन्वेस्ट द मनी। ओके, अब इन्वेस्टमेंट में भी देयर आर वेरियस ऑप्शंस, बट यू नीड टू लर्न टू मेक राइट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। सेव करो, और सेव करके पैसा वैसे मत रखो, सेव करो, इन्वेस्ट करो, ठीक है। पहले क्या करो? कमाओ, अर्न इनकम, देन सेव इनकम। सेविंग के बाद जो बचता है वो खर्चा करो, कोई दिक्कत नहीं, और उसके बाद इन्वेस्ट करो, ठीक है। सो यहां तक सबको समझ में आता है, लेकिन ये थर्ड पार्ट समझ में आता है, इसमें गड़बड़ होती है। अब इन्वेस्टमेंट्स के बारे में हम आगे के टॉपिक में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। अब जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे, राइट इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, ठीक है। क्यों? उस पैसा उसमें लगा, जैसे फॉर एग्जांपल 12th होने के बाद आपके पास कई सारे करियर ऑप्शंस थे। करियर ऑप्शन 1, बेकॉम बन जाओ, बीकॉम, बेकॉम के बाद एमकॉम बन जाओ, आगे। सो ये एक ऑप्शन था, ओके। या दूसरा एमबीए कर लो और लोगों के पीछे घूमो, लो ना, सिम कार्ड लो, क्रेडिट कार्ड लो, हाँ यही करते हैं एमबीए वाले, और क्या करते हैं, ठीक है। सब जगह मिलेगा आपको, मॉल्स में भी मिलेंगे, सब लो ना। आपके पास है क्या? नहीं है क्या? लो ना सब, क्रेडिट कार्ड,
ऐसे घूमते रहते हो, ठीक है। सो ये एक ऑप्शन था आपके पास, बढ़िया वाला ऑप्शन था, ठीक है। दूसरा सीए करने का ऑप्शन था, नहीं तो सीएस करने का ऑप्शन था। तो आपने कौन सा ऑप्शन चुना, ठीक है। सो उसको कहते हैं राइट इन्वेस्टमेंट। तो राइट इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं होती, उसके लिए आपको सोचना पड़ता है, ठीक है। सो यू आर हैविंग वन ऑप्शन, बीकॉम वाला एफडी करो, ठीक है, दैट बीकॉम इज इक्वल टू एफडी करना, ओके। सो वो एक ऑप्शन है आपके पास, ओके। या फिर पोस्ट में पैसा लगाओ, या फिर आपके पास इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स है, या फिर डेट इन्वेस्टमेंट्स भी है। ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में अलग अलग ऑप्शंस, यू आर हैविंग डिफरेंट ऑप्शंस, ठीक है। सो यू नीड टू चूज द राइट ऑप्शन फॉर ग्रोइंग योर मनी। चलो हमने ऐसा ऑप्शन चुना है, अब उसके बारे में तो हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, व्हाट इज राइट इन्वेस्टमेंट, ओके। आपने ऐसा कोई ऑप्शन चुना, ठीक है, जिसमें रिस्क भी कम है और रिवॉर्ड भी अच्छा है, ठीक है। हर एक इन्वेस्टमेंट, कोई भी रिटर्न बिना रिस्क के नहीं आता है, कोई भी रिटर्न बिना रिस्क के नहीं आता है, ठीक है। सीएस में रिस्क है, आपसे बढ़िया कौन बताएगा क्या रिस्क है, जब 25 अगस्त को पता चलने वाली है, ठीक है। रिस्क क्या होता है सीएस करने का, जो भी है, व्हाटएवर। सो दोस्तों, लेकिन जिसमें रिस्क है, ठीक है, उसी में रिटर्न है, इसकी बात नहीं करेंगे अपन, ठीक है। जिसमें रिस्क है उसी में रिटर्न है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि रिस्क बहुत ज्यादा और उस कंपैरिजन में रिटर्न कम है। तो इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट करते वक्त यू नीड टू सेलेक्ट द इन्वेस्टमेंट विच विल हैव मिनिमम रिस्क एंड विच विल गिव यू ऑप्टिमम रिटर्न। वो कैसे सिलेक्शन है उसके लिए अलग टॉपिक है, उसमें पढ़ेंगे। तो आपने ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट चुना जिसमें 10% रिटर्न है। कितना परसेंट रिटर्न है, 10%। अब आपके पास समझो आज 1 लाख रुपया है, जो आप 10% से इन्वेस्ट करने वाले हो। कितना रुपया है, 1 लाख, जो आप कितने परसेंट से इन्वेस्ट करोगे, 10% से। कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे, यू हैव डिसाइडेड टू इन्वेस्ट द मनी फॉर 3 इयर्स। तो 3 साल बाद मुझे कितना पैसा मिलेगा, 3 साल बाद मुझे कितना पैसा मिलेगा। 1 साल का तो आपने इजीली कैलकुलेट किया, 3 साल का कैसे कैलकुलेट करेंगे, नहीं पता, कोई बात नहीं। उसको कहते हैं, ये 1 लाख जो है उसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। क्या कहते हैं, आपको 3 साल बाद कितना मिलेगा ये पूछा है, यानी आपको क्या पूछा है, फ्यूचर वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू से क्या ढूंढना है, फ्यूचर। उस टेक्निक को कहते हैं कंपाउंडिंग। क्या कहते हैं उसको, अब ये कंपाउंडिंग सिंगल कैश फ्लो का है। सिंगल कैश फ्लो का मतलब बताता हूं, यहां पे आप हर साल पैसे इन्वेस्ट करने वाले हो या सिर्फ ओनली इन द फर्स्ट ईयर। आज मेरे पास 1 लाख है, बस आज इन्वेस्ट करूंगा, कल का मुझे पता नहीं है। तो इसको कहता है सिंगल कैश फ्लो वाला इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं इसको। लेकिन अगर आपने डिसाइड करके रखा है नहीं, हर साल मैं 1-1 लाख रुपया सेव करूंगा और हर साल मैं 1-1 लाख रुपया इन्वेस्ट करूंगा, तो यहां पे आप 1 लाख एक ही बार इन्वेस्ट करोगे या बार बार इन्वेस्ट करोगे, उसको कहते हैं एन्युटी। फाइनेंस की भाषा में एन्युटी का मतलब द अमाउंट विच विल अकर फ्रीक्वेंटली, पीरियडिकली। एक इक्वल अमाउंट जो आप पीरियडिकली इन्वेस्ट करने वाले हो, उसको कहते हैं एन्युटी, ठीक है। चलो, तो अब हम पहला केस किसका डिस्कस करने वाले हैं, एन्युटी वाला या सिंगल कैश फ्लो वाला, सिंगल कैश फ्लो। अब वही हम आपको सिखा रहे हैं, आपको केस ए, फाइंडिंग ऑफ कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो। उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है। हम डिस्काउंटिंग डिस्कस करें, कंपाउंडिंग दोस्तों, यस। एफवी स्टैंड्स फॉर फ्यूचर वैल्यू, पीवी स्टैंड्स फॉर, हमें कौन सी वैल्यू दी गई है, प्रेजेंट वैल्यू इज गिवन, कौन सी वैल्यू ढूंढनी है, फ्यूचर। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू ब्रैकेट 1 प्लस आर रेस टू एन। पहले समझ लो, आराम से आराम से आराम से समझ लो, आराम से समझा देते हैं, उसके बाद लिखिए, ठीक है। देखो, अपना ग्रुप 1 का नियम भूलना नहीं है। सबसे पहले समझना जरूरी है। समझना मतलब सबसे पहले कोई भी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में, उसके बाद दिल में, और उसके बाद किताब में, ठीक है। तब तक किताब में उतरेगी नहीं। तो दोस्तों पहले समझना है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर रेज़ टू एन। सर एफवी का मतलब तो हमें पता है, एफवी का मतलब है फ्यूचर वैल्यू, है ना सर, ये हमें पता है। पीवी का मतलब भी पता है सर, प्रेजेंट वैल्यू। सर आर का मतलब भी पता है, व्हाट इज आर, रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न जो हमें मिलने वाला है। इंटरेस्ट ले रहे हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो, ठीक है, जो भी रिटर्न आप ले रहे हो। एन स्टैंड्स फॉर
नंबर ऑफ ईयर्स, कितने सालों बाद आपको ये पैसा मिलने वाला है। ठीक है, ओके, आराम से समझ लेते हैं, ध्यान देके सब लोग सुनेंगे। अगर आपने, मैंने जैसे एग्जांपल दिया था, जहां पे आप आज कितना इन्वेस्ट करने वाले हो, 1 लाख, कितने रेट ऑफ रिटर्न से इन्वेस्ट करने वाले हो, कितने सालों के बाद पैसा मिलने वाले हैं, 3 सालों के बाद पैसा मिलने वाला है, तो एन इज 3 years। यहां तक एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, तो अब आपको फ्यूचर वैल्यू ढूंढनी है, तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला इज 1 लाख इनटू ब्रैकेट, यानी देखो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला ये था ना, प्रेजेंट वैल्यू विच इज 1 लाख इनटू ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस आर, आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है, आर 3 नहीं है, आर कितना है 10, 10 है या 10% है, 10% का मतलब समझते हो, क्या समझते हो, 10/100 ऐसा होता है ना 10%, तो 10/100 कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 10 डिवाइडेड बाय 100 इज 0.1। तो परसेंटेज में लिखते वक्त हम 10% लिखते हैं, और ऐसे कन्वर्ट करने के बाद वो बनता है 0.1, तो उसको डायरेक्टली 10 नहीं लिखना है, कन्वर्ट करके लिखना है, ठीक है, फ्रैक्शन में, डेसिमल में कन्वर्ट करके लिखना है, तो 10% इज इक्वल टू 0.1। यहां तक क्लियर है, रेस टू एन, एन कितना है 3 years। अब इसको सॉल्व करेंगे आप आराम से, सॉल्व करते वक्त, ठीक है, बचपन में आपने एक बॉडमास रूल पढ़ा था, बॉडमास, बॉडमास नहीं पता ना, छोड़ दो, नहीं पता तो पहले ब्रैकेट, हाँ पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सो कुछ नहीं, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इतना याद रखना, बाकी आ जाता है आपको। तो ये 1 लाख जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एज इट इज रखना, और ब्रैकेट को सॉल्व करने में ब्रैकेट के अंदर जो जो भी अंदर ब्रैकेट के अंदर ऑपरेशन है वो ऑपरेशन को पहले परफॉर्म कर देना। अब 1 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 1.1, ये ब्रैकेट के अंदर के हमने ऑपरेशन को सॉल्व कर दिया, रेस टू 3, रेस टू 3 को कैसे सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं लेना है, बताता हूं कैसे सॉल्व करना है, कैलकुलेटर पे लीजिए 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, कितने बार ऐसे मल्टीप्लाई होगा, रेस टू 3 का मतलब 3 बार, ठीक है, सो 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 और इज इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो आपको आंसर कितना आएगा, 1 पॉइंट, बताइए कितना आंसर आएगा, 331। ऐसा छोटे बच्चों जैसा कैलकुलेशन करना नहीं है, ओके, सो 1.1 रेस टू 3 का मतलब 1.1 इंटू 1.1 इंटू रेस टू 5 है तो 5 बार करोगे, रेस टू 10 है तो करते रहोगे, ठीक है, पेपर छूट जाएगा, ऐसा कुछ करना नहीं है, शॉर्टकट है, शॉर्टकट लीजिए, कैलकुलेटर पे ऑन का बटन दबाइएगा, 1.1 इंटू दबाइए, इंटू का बटन, और सुनिएगा सुनिएगा, 1.1 दबाया, उसके बाद इंटू का बटन दबाया, रुक जाइएगा, ठीक है, उसके बाद आपको इज इक्वल टू का बटन दबाना, अभी नहीं, रुको, थोड़ा रुकने के लिए बोला, रुको रुको रुको, इज इक्वल टू का बटन दबाना है, कौन सा, अभी नहीं, पहले समझ लो, इज इक्वल टू का बटन कितने बार दबाना है, रेस टू क्या है 3 है, तो एक कम करने का, उसमें से 2 बार, जितने बार रेस टू है उससे एक कम बार इज इक्वल टू का बटन दबाना है, क्यों वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, सो 1.1 इंटू और इज इक्वल टू ऐसे 2 बार दबाओ, कितना आंसर आएगा 1.331, सेम आंसर आया क्या, हाँ, तो अब एक्चुअली सर रेस टू कितने बार था 3 बार, लेकिन आपने इज इक्वल टू कितने बार दबाने के लिए बोला 2 बार, सर ये क्यों, ऐसा क्यों, उसके पीछे रीजन बता, सुन तो लो, ये आपका वो जो है ना, वो उसको क्या कहते हैं, कैलकुलेटर, उसके अंदर वो होता है मेमोरी चिप, उस मेमोरी चिप में कुछ शॉर्टकट स्टोर्ड होते हैं, उसमें से ये शॉर्टकट्स आपको समझने हैं, ठीक है, जब आप 1.1 इंटू और पहली बार इज इक्वल टू दबाते हो, क्या करते हो, इंटू और इज इक्वल टू पहली बार दबाते हो, तो कैलकुलेटर ने ऑटोमेटिकली 1.1 इंटू 1.1 कर लिया है, 1.1 को ही इंटू 1.1 से कर लिया है, वो कैलकुलेटर अपने आप कर लेता है, उसके मेमोरी के अंदर वो अपने को दिखता नहीं है, जैसे आप 1.1 इंटू और इज इक्वल टू बटन दबाते हो, ऊपर नंबर ऑफ स्टेप्स आती है क्या आपके यहाँ, नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी दिखेगी आपको, 1.1 इंटू और इज इक्वल टू का बटन दबाओ बस, नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी दिखती है, देखो नंबर ऑफ स्टेप्स देख लो जरा वहां से नहीं नहीं, सिर्फ एक ही बार दबाओ, एक ही बार दबाने के बाद कितने बार, नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी दिखती है, 3, कौन सी 3 स्टेप दिखी, 1.1 स्टेप 1 इंटू स्टेप 2 1.1, फिर से मल्टीप्लाई करके स्टेप 3, ऐसे 3 स्टेप एक ही साथ हो गई, ठीक है, लेकिन वो आपको वहां पे दिखी
नहीं है, वो अपने आप कर लेता है। इट इज ऑल्सो मिनी कंप्यूटर, ठीक है। सो इसलिए रेस टू जितने बार है उतने बार इज इक्वल टू दबाना है, या एक बार कम, एक बार कम। चलो आंसर आ गया, ऑनलाइन वालों समझ में आ गया। अब ढेर सारी शॉर्टकट्स लेक्चर के दौरान ही डिस्कस होने वाली है, और शॉर्टकट्स के पीछे का लॉजिक भी बताने की कोशिश करेंगे। सर ओके, सो सब आएगा, सब आएगा, चिंता मत करो। ओके 3.5 इयर्स या फ्रैक्शन से तो वो भी बता दूंगा, चिंता मत करो। ओके चलो, सो आपने आंसर बताया, कितना आया था कैलकुलेटर पे? ऑन का बटन मत दबाओ अभी, मैं पूरा एक साथ विदाउट प्रेसिंग ऑन बटन कैसे सॉल्व करना है सब बता दूंगा। आपका आंसर कितना आया था? 1.331 आया है ना, कैलकुलेटर पे है ये। अब उसमें इंटू करो, इंटू 1 लाख करो, इंटू 1 लाख, तो ये आंसर आया 1 लाख। दिस इज द फ्यूचर वैल्यू। ये क्या आया मतलब, इसका समझे क्या है, क्या मतलब समझे? आज अगर मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया तो 3 साल बाद मुझे कितना मिलेगा? 1,33,100। फॉर्मूला समझ में आ गया? लेकिन ये कैसे आया वैल्यू? फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या है? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू ब्रैकेट 1 प्लस आर रेस टू एन। हो गया। कैसे आया? फॉर्मूला से। ओके ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, आप लॉजिकली समझ लो। देखो आपने ईयर 1 में कितना रुपया इन्वेस्ट किया था? 1 लाख, सही है। उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट मिलेगा, मेरे साथ समझ लो फॉर्मूला का लॉजिक। लॉजिक एग्जामिनेशन में पूछते नहीं, लेकिन समझना जरूरी है। ठीक है, 1 लाख है आपके कैलकुलेटर पे? नहीं है तो लीजिएगा, ऑन का बटन दबा के 1 लाख लीजिएगा, ले लिया। ठीक है, 1 लाख आज मैंने पहली साल में इन्वेस्ट किया, तो पहली साल में मुझे 10% ब्याज मिलेगा, तो पहले साल की एंड में मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी होगी? 1 लाख प्लस, प्लस का बटन दबाना, 1 लाख प्लस 10 और परसेंट, जो जो बताता हूं वैसे करो। 1 लाख प्लस 10 और परसेंट का बटन दबाने का डायरेक्टली, यानी आपको इंटरेस्ट ऐड होकर डायरेक्ट वैल्यू मिलेगा, इंटरेस्ट ऐड होकर वैल्यू मिलेगा, टोटल वैल्यू। तो अगर मैंने पहले साल में 1 लाख इन्वेस्ट किया प्लस 10% मुझे उसमें इंटरेस्ट ऐड होने के बाद एक साल के एंड में मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी होगी? 1,10,000। अब ईयर 2 में, ठीक है, मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट कितने साल के लिए है? तो पहले साल के एंड में उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1,10,000। अब दूसरे साल में मुझे जो ब्याज मिलेगा वो 1 लाख पे मिलेगा या 1 लाख के 10,000 पे? एग्जैक्टली, दिस इज नोन एज कंपाउंडिंग। योर इनकम ऑफ 10,000 विल earn इनकम फॉर यू इन द सेकेंड ईयर एज वेल। सेकेंड ईयर में आपको जो इंटरेस्ट कमा के देगा वो सिर्फ 1 लाख कमा के नहीं देगा, 1,10,000 कमा के देगा। तो सेकेंड ईयर में 1,10,000 पे 10%। अब आपके पास नहीं ऑन दबाने का ही नहीं बीच में, ठीक है, जब तक मैं कहता ना तब तक कुछ कैलकुलेशन मत करो आप, ठीक है। 1,10,000 है कैलकुलेटर पे, या उसको गवा दिया होगा तो फिर से 1 लाख प्लस 10% करके लेके आना, ठीक है। ओके, अब ये 1,10,000 पे प्लस 10 और परसेंट का बटन, यानी सेकेंड ईयर में इसके ऊपर 10% रिटर्न मिलेगा। कितना आया सेकेंड ईयर के एंड? 1,21,000 हो गया। तो सेकेंड ईयर की अंत में आपका 1,10,000 कितना हो जाएगा? 1,21,000। अब यही 1,21,000 के ऊपर आपको इंटरेस्ट किस ईयर में मिलेगा? थर्ड ईयर में। तो थर्ड ईयर में 1,21,000 प्लस 10% कितना होगा? 1,33,000। यही आंसर आया था क्या आपका? ये 3 स्टेप इस एक फार्मूला से कैलकुलेट होते हैं। ऐसा 3 बार अलग अलग कैलकुलेशन फार्मूला, ठीक है, समझ में आ गया फार्मूला का मतलब? ओके, तो फार्मूला आपको ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलना इस कंपाउंडिंग है राम। तो दोस्तों जब भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो इन्वेस्टमेंट कम टाइम के लिए करना चाहिए या ज्यादा टाइम के लिए? क्यों ज्यादा टाइम के लिए करना चाहिए ये समझ लो। ये कैलकुलेशन लिखने के लिए टाइम दूंगा मैं, आप समझ लो, समझ लो। जिंदगी में सबसे ज्यादा गलतियां इंसान को दूसरे इंसान को न समझने की वजह से होती है, ठीक है। तो समझना बहुत जरूरी है, मुझे मत समझो, कंपाउंडिंग को समझो। ओके बताओ, पक्का? ओके सो दोस्तों आपका फायदा किसी के साथ शॉर्ट टर्म में कभी नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, फायदा तब होता है जब उसके साथ आप लंबे समय तक रहो। किसके साथ? इन्वेस्टमेंट के साथ, ठीक है। लॉन्ग रन में इन्वेस्टमेंट को ही कहेंगे या सी कहेंगे? सी कहेंगे ना।
Yes. So she will give you benefit only in the long run. So don't remain with her for a shorter run. पाटिल जी तुरंत मैंने कॉल करने के लिए नहीं बोला था उसको, सब्र करो। ओ राम रंग के पीछे पड़े हो, ठीक है कोई बात नहीं, लगे रहो। ओके सो ध्यान देके सुनना। अब दोस्तों वही अगर हम फोर्थ ईयर की बात करें, सुनो ध्यान देके, फोर्थ ईयर की बात करें, समझो आपने 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया, कितने साल के लिए? तो 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया, तो फोर्थ ईयर में आपको इंटरेस्ट मिलते वक्त 1,33,100 प्लस 10% करो कैलकुलेटर पे, कितना होगा ये अमाउंट? 1,33,100 के 10 प्लस 10% करो, कितना? 1,46,410। फिफ्थ ईयर में कितना होगा ये अमाउंट? 1,46,410 प्लस 1,61,051। सही है, ठीक है, यहां तक सब ठीक है, ये सब समझ में आ गया? तो नहीं, इसके आगे कुछ समझा रहा हूं जो कहीं किताब में नहीं होता है, ठीक है, लेकिन आपको जानना जरूरी है। ओके दोस्तों अब इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। मैं ईयर बाय ईयर रिटर्न निकालता हूं, यानी एक साल में मुझे कितना रिटर्न मिलता है, अगर मैं ऐसा सोचता हूं तो पहले साल में जब मैंने पैसा लगाया था तो कितना रुपया लगाया था, एक साल बाद वो पैसा कितना हो गया? 1,10,000। यानी ईयर वन में मेरे को कितना एक्स्ट्रा पैसा मिला? वेरी गुड, यानी ईयर वन में ही मैं ये पैसा विड्रॉ कर लेता तो मेरे को 10,000 रुपया रिटर्न मिल गए, मैं खुश होता, लेकिन मैं ऐसे नहीं किया। ठीक है, मैंने वो सेकेंड ईयर में भी वो इन्वेस्टमेंट रखा, तो सेकेंड ईयर में उसकी ग्रोथ कितनी हुई? फर्स्ट ईयर तक तो 1,10,000 हुई थी, सेकेंड ईयर में कितने का ग्रोथ हुआ? 1,10,000 बन गया 1,21,000, यानी कितने से बढ़ा? 11,000। तो क्या मैं कह सकता हूँ ईयर टू की रिटर्न मेरी ईयर वन से ज्यादा है? बराबर। अब मैं थर्ड ईयर की रिटर्न की बात करूं, थर्ड ईयर में ये 1,21,000 बढ़ के कितना हुआ? 1,33,000। तो थर्ड ईयर में पहुंचने की वजह से मेरा इनकम कितने से बढ़ा? कितने से बढ़ा? थर्ड ईयर में बढ़ने की वजह से मेरा इनकम कितने से बढ़ा? 12,100। यानी क्या मैं कह सकता हूं थर्ड ईयर का मेरा इंटरेस्ट 12,100 है? फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना था? 10,000। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना था? 11,000। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना है? 12,000। फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट मेरा कितना है बताओ? फोर्थ ईयर का मेरा इंटरेस्ट कितना है बताओ? ठीक है, 1,00,000, ये डिफरेंस निकालने का, ये दोनों के बीच का 1,46,410 माइनस 1,33,000, सो दैट कम्स टू 13,310, 13,310। ये मेरा फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट है। फिफ्थ ईयर का मेरा इंटरेस्ट कितना होगा? 161,50 051 माइनस 146,410 करो और बताओ जल्दी। 641। ये मेरा ईयर 5 का इन्वेस्ट रिटर्न है, समझे दोस्तों? ईयर वन में मेरे को केवल 10,000 रुपया साल का ब्याज मिला था, लेकिन वही पांचवें साल का मेरा ब्याज 10,000 था या 14,000 था? यानी अगर मैं पांचवें साल तक रुकूंगा तो मेरा ऑन एन एवरेज कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% बन जाएगा। मेरी 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट पे मेरे को अगर 14,000 ब्याज मिल रहा है तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? रेट ऑफ रिटर्न 14%। फर्स्ट ईयर में मेरे को रिटर्न कितना परसेंट मिला? 10%। सेकेंड ईयर में 11%। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में 14%। वही अगर मैं ऐसे और समय के लिए ये इन्वेस्टमेंट रखूंगा तो मेरा 10% ही रिटर्न रहेगा या कई गुना ज्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए हमेशा याद रखना, अगर आपको ज्यादा रिटर्न कमाना है ना तो लंबे समय तक, कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी है कुछ समय बाद वो आपको 200% रिटर्न एक साल में देती है। कितना परसेंट रिटर्न? तो दोस्तों इसके लिए टाइम हॉरिजॉन ज्यादा होना जरूरी है। क्या ज्यादा होना जरूरी है? टाइम हॉरिजॉन। तो जब भी अपने जिंदगी में इन्वेस्टमेंट करना सीखोगे या करना शुरू करोगे तो दो चीजें याद रखना। एक कि टाइम हॉरिजॉन बहुत लंबा होना चाहिए, और टाइम हॉरिजॉन उन्हीं का लंबा होता है जो जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं। अगर यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैं अगर किसी 60 साल के आदमी को पढ़ा रहा हूं और मैं उसको बोलूं तेरा टाइम हॉरिजॉन ज्यादा होना चाहिए, तो इमेजिन क्या करेगा वो बोलेगा सर 40 साल तक इन्वेस्ट करूं मैं, 40 साल तक, यानी ऊपर भगवान पैसा मुझे देगा। कोई बैंक है तो बताओ। तो दोस्तों इसका मतलब बूढ़े लोग इन्वेस्ट, उनका टाइम हॉरिजन होता ही नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट इज नॉट एन एक्ट ऑफ बुढ़ापा। इन्वेस्टमेंट इज नॉट एन एक्ट विच इज टू बी डन at the age of 40s and 50s. Investment is an act which shall be done at the age of 20s.
अर्ली 20s, बट इन 20s नो वन टीचर्स अस टू मेक इन्वेस्टमेंट। अगर आप 20 की एज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको, अगर आप समझो 50 इयर्स तक भी इन्वेस्ट करते रहोगे, तो 30 साल का कंपाउंडिंग का टाइम मिलेगा आपको। आपकी रिटर्न्स कितना परसेंट हो जाएगा। वॉरेन बफेट अमीर बनने के पीछे एक ही कारण है, ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एट द एज ऑफ 12 और 14, समथिंग लाइक दैट, 12 या 14 साल की। और ऐसा मत समझो उनके पास पैसा था, वो पेपर डाल के जो पैसा आता था, घर घर जाके पेपर डाल के जो पैसा लेते, उसमें उन्होंने माँ बाप के पैसों से नहीं किया। ओके, सो ऐसा मत समझो भाई जिसके पास पैसा है वो तो अमीर बनेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, मिस्टर केडी ऑफ इंडिया, मिस्टर राकेश झुनझुनवाला, ही स्टार्टेड विद एन अमाउंट ऑफ 5,000, टुडे हिज नेटवर्थ इज मोर देन 25,000 crores। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट इज नॉट एन एक्ट व्हिच शैल बी स्टार्टेड एट, शादी के बाद देखते हैं, किसी और को देखोगे शादी के बाद, पैसों को नहीं देखते, तो फिर तब जिंदगी बदल जाती है। ओके, सो इट हैज टू बी स्टार्टेड। हाँ, लेकिन इसका मतलब ऐसे नहीं मैंने इन्वेस्टमेंट जल्दी करने के लिए बोला इसलिए पेटीएम के शेयर खरीद लिए। ठीक है, उसके लिए अभी भी पूरा सब्जेक्ट होना बाकी है, व्हाट इज राइट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सब्र करो थोड़ा, वो भी सीखेंगे हम। लेकिन यहां तक समझा है, पक्का समझा है। तो क्या लंबा क्या होना जरूरी है, टाइम हॉरिजॉन इन्वेस्टमेंट का। तो टाइम हॉरिजॉन टाइम हॉरिजॉन लंबा होने की वजह से कंपाउंडिंग में क्या होता है, कंपाउंडिंग में आपको ब्याज पे ब्याज मिलते रहता है, और उसकी वजह से आपकी वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बढ़ जाती है। ठीक है, सो पहला फॉर्मूला छाप दीजिएगा, ये आपका पहला फॉर्मूला है, यहां तक आपको लिखना है। ऑनलाइन वालों कोई तब तक डाउट है तो पूछ लीजिएगा। इज देयर एनी डाउट? कोई डाउट नहीं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर आपको रिहा कर देंगे। पहले ही दिन अगर इतना पढ़ा लिया तो दूसरे दिन से आना बंद कर दोगे। हाँ, सस्पेंडेड एलजीएक्स कहता है लंबा इनिंग्स खेलना चाहिए, बिल्कुल भाई साहब, पांडे जी को सब कुछ क्लियर है भाई साहब। सूरज देशमुख जी ऑल क्लियर, देवांशु जी, अरे देवांशु बेटा हेलो। ये लिख रहे हो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मत लिखो, बस इतना ही लिखो, एग्जाम्पल तो मैं दूंगा आपको, सॉल्व करना है अभी। एक फॉर्मूला नहीं है, नीचे वाला एग्जाम्पल मत लिखो, अभी आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस। एक फार्मूला, उसके ऊपर क्वेश्चंस, फार्मूला क्वेश्चंस, ऐसा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चंस तुरंत होने वाले हैं। चलो एक सवाल आपके नाम किया जाए, पक्का लिख दीजिएगा। मिस्टर ए has invested rupees 2,25,000 for 7 years at 9% per annum. Compute amount to be received after 7 years and amount of interest. भाई साहब को 7 साल बाद कितना पैसा मिलेगा और उस पैसों में ब्याज कितना होगा,
ये आपने बताना है, एसी बंद करना है। ओके हाँ हाँ, और आप लोग भी नीचे ही बैठे इसी के बिल्कुल ठीक, कोई बात नहीं। अरे ऑनलाइन वालों आ गया आंसर। चलो आंसर आ गया होगा तो फटाफट बता दीजिएगा। मैंने हेल्प करनी है या कर लोगे? देखो फॉर्मूला तो अपन जानते हैं, पहले तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लिख देंगे। आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया? प्रेजेंट वैल्यू दिया है, प्रेजेंट वैल्यू इज रुपीज 2,25,000, है ना? ओके, नंबर ऑफ इयर्स 7, आर कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%। तो 9% का कैसे लिखेंगे? यस, 9% इज इक्वल टू 0.09। 9 डिवाइडेड बाय 100 करना, 9 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो आपको डेसिमल में आंसर मिल जाएगा। तो देयरफॉर फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला यूज करते हैं अपन, प्रेजेंट वैल्यू इनटू ब्रैकेट 1 प्लस आर रेज टू एन is equal to present value is 2,25,000 into bracket 1 plus r rate of interest is 0.09 raised to 7. तो 2,25,000 into 1.09 raised to 7 है। कर लो सॉल्व। 1.09 raised to 7 इसको सॉल्व करना है, कितना आता है? नहीं नहीं, 4 डेसिमल तक 1.82 आ रहा है। 828 और 0, 8280। ओके, 4 डेसिमल्स तक लिख देना। 4 डेसिमल्स में एक्यूरेसी ज्यादा रहती है। वैसे तो आपके कैलकुलेटर पे पूरा ही फिगर है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? पूरे फिगर से इंटू 2,25,000 को मल्टीप्लाई करो, इंटू 2,25,000 को मल्टीप्लाई करो, 4,11,000। दिस इज द फ्यूचर वैल्यू। यानी कितना कितना पैसा लगाया था? 2,25,000। कितना वापस मिला? 4,11,308। क्या यही आंसर है या कुछ अलग आंसर आ रहा है? ओके, कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करोगे फिर से बताता हूं। कैलकुलेटर पे लीजिए 1.09, 1.9 मत लेना, अलग आंसर आएगा। इट इज नॉट 1.9, इट इज 1.09। 1.09 इंटू और इज इक्वल टू का बटन कितने टाइम्स दबाओगे? यस, रेस टू 7 है तो 6 बार इज इक्वल टू का बटन दबाएंगे। तो 1.09 इंटू इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू 6 बार दबाना है ऐसा, और उसके बाद आपका आंसर आएगा 1.8280 है। क्या क्या? नहीं नहीं, जितना अभी कैलकुलेटर पे उसके बाद जितना आता है डायरेक्टली उसको ही पूरे अमाउंट को इंटू 2,25,000 करने का। यहाँ पे लिख दो 4 डेसिमल लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मल्टीप्लाई कर दो, पूरा ही मल्टीप्लाई करो, क्योंकि कैलकुलेटर पे तो अपने पास पूरा वैल्यू है, ठीक है? पूरे वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो और 2,25,000 इंटू पूरा वैल्यू, कितना आंसर आता है? यही आंसर आता है, ठीक है? ये समझा? क्लियर? ओके, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेटर होना जरूरी है, और कैलकुलेटर पे मेरे साथ कैलकुलेशन कर देना, कहीं मिस्टेक है तो पता चल जाएगी, ठीक है? चलो, सो ये आपको फ्यूचर वैल्यू पूछा था वो बता दिया। तो दैट इज अमाउंट टू बी रिसीव्ड आफ्टर 7 ईयर्स। 7 साल बाद कितना अमाउंट रिसीव होने वाला है? ₹4,11,308। लेकिन सिर्फ इतना ही पूछा था या इसके अलावा भी कुछ पूछा है? यस, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना मिलेगा जी? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है इसमें कैसे कैलकुलेट करोगे?
फ्यूचर में से प्रेजेंट को हटाया तो इंटरेस्ट मिल जाता है। ठीक है, फ्यूचर में से किसको हटाया? प्रेजेंट को। तो फ्यूचर वैल्यू थी 4,11,000, इतना पैसा मिला है। उसके लिए आपने इन्वेस्ट किया था 2,25,000, तो 2,25,000 इन्वेस्ट किया, उसके अगेंस्ट 4,11,000 मिला, यानी कितना एक्स्ट्रा मिला? 1,86,308। ओके, 1,86,308 इतना आपको मिला है इंटरेस्ट। आई बिलीव ये समझ में आ गया। ओके, सो आज के लिए हम यहीं पर रुकेंगे। ठीक है, आई बिलीव द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग में पहला केस फ्यूचर वैल्यू और सिंगल कैश फ्लो सबको समझ में आ गया। कोई डाउट नहीं है? चलो, ऑनलाइन वालों कोई डाउट है तो पूछ लो, फटाफट पूछ लीजिएगा। $4,11,300 भी चलेगा, 308 भी चलेगा, दैट इज परफेक्टली फाइन। ओके, एक अखिल जी कह रहे इट इज 1.9925। नहीं बेटा, आपने कुछ गलत किया है, आपने 1.9 लिया, इट इज नॉट 1.9, इट इज 1.09 इनटू और इज इक्वल टू 6 टाइम्स दबाओ बेटा। ठीक है, हर्षिल मौर्य क्लियर, लविशा जी एकदम समझ में आ गया सर। ठीक है, चलो दोस्तों, तो सभी को समझ में आ गया होगा, तो आज के लिए हम यहीं पे रुकेंगे। मिस्टी जी को भी समझाया, दैट्स रियली ग्रेट। आयुष एकदम क्लियर। ओके, सो अब आपका लंच वाला ब्रेक होगा और बाद में आप मिलेंगे सीधा 2:30 को। आखिरी लेक्चर सर का 2:30 को 2:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लंच वाला ब्रेक है, फटाफट खाइए, खटाखट आइएगा। ओके, वो कह रहे कैसियो के कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, कुछ कैलकुलेटर्स पे कैलकुलेशन नहीं होते वो, तो वो कैलकुलेटर बदल दीजिएगा, और जो पुराना कैलकुलेटर है वो बाल्टी भर पानी में डुबो दीजिएगा, अपने काम का नहीं है। एकदम क्रिस्टल क्लियर। चलो टाटा, बाय बाय, टेक केयर।